मोस्ट वेलकम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे शुद्ध वर्तनी पर। देखिए, ये चैप्टर ना आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा में उसी प्रकार से गलती करके आते हैं आसान के चक्कर में। तो आज हम 70 शब्द देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्रत्येक शब्द कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आप शुद्ध वर्तनी नहीं सीखेंगे। आप जैसे एक होता है ना कि एक वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि कोई ऐसा शब्द है और उसके लिए एक बढ़िया सा वाक्य होता है, उसको भी एक्सप्लेन करके समझेंगे। और प्रत्येक जो शब्द होता है ना दोस्तों, कि अगर उसका अर्थ आपको पता चल गया तो बड़ा आसान हो जाता है। तो हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते चलेंगे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस चारों ऑप्शन में से एक शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है। तो देख लीजिए, ए है उन्नति, और बी है उन्नति, और सी है उन्नति, और डी है उन्नति। ठीक है। तो आपका अगर उच्चारण ठीक है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है, नहीं ठीक है तो ठीक कीजिए। ठीक है। तो इसमें अगर पहले का सही जवाब देखें तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उन्नति। ठीक है। तो आपके मार्कशीट पर लिखा रहता है प्रोग्रेसिव, प्रोन्नति। ठीक है। तो वैसे ही क्या है, उन्नति, यानी कि क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, उन्नति। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है जो शुद्ध वर्तनी के होगा वो क्या होगा। तो ए है दुर्गम, बी है दुर्गम, सी है दुर्गम, और डी है दुर्गम। तो वैसे ही पता चल रहा होगा आपको, है ना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्गम। ठीक है। और दुर्गम शब्द का दोस्तों क्या मतलब होता है, कठिन। ठीक है। तो यह रास्ता कठिन है, तो वही क्या करते हैं, जब बढ़िया कोई लेख लिखते हैं, किसी को पत्र लिखना हो या फिर कहीं पे अपनी विचार रखनी हो, तो आप थोड़ी नहीं ये लिखते हैं कि वह रास्ता बहुत कठिन है। अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखते हैं कि यह रास्ता बहुत दुर्गम है। ठीक है, इस पे सावधानी से चलना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे भी चयन करना है दोस्तों। तो देखिए, ए है अन्वेषण, बी है अन्वेषण, सी है अन्वेषण, डी है अन्वेषण। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ढूंढ के बताइए। देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है ना, अन्वेषण, वही करेक्ट होगा। और सबसे बढ़िया है कि आप दोस्तों इसको अटेंड करने से पहले एक चार्ट तैयार कर लीजिए। ठीक है। और उस पर ट्रिक लगाते रहिए, ऊपर से जो भी जवाब है आपका कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। ठीक है। पता तो चले, एक बार आप कॉन्फिडेंस के साथ जब आंसर टाइप कर देते हैं, ठीक है, गलती होता तो दोबारा से गलती नहीं होता है। अगर ठीक है तो हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक है, ये फायदा आपका होता है। तो चलिए अन्वेषण शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अन्वेषण शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ढूंढना। ठीक है, कहीं से कुछ ढूंढ निकालना। तो उसका अर्थ भी आपको पता चल गया अन्वेषण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पे भी हम शुद्ध वर्तनी देख रहे हैं, उसके साथ शब्दों का अर्थ भी देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जानवी शब्द का आपको शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, कि जानवी कहाँ पे सही से लिखा हुआ है। तो देखिए, पहले में लिखा है जानवी, दूसरे में लिखा है जाहनवी, तीसरे में लिखा है सी में जहनवी, और डी है जहनवी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए, जानवी शब्द का मतलब क्या होता है, बताइए। जानवी, आपने एक एक्ट्रेस देखा होगा, अर्जुन कपूर की जो बहन है। ठीक है। तो उसका नाम है जानवी, तो कुछ तो अर्थ होता होगा। ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि मतलब रूप से अनमोल होना। ठीक है, समझ में आ रहा है चलिए ठीक है। तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है। अब देखिए, ए है अधोपतन, बी है अधीय पतन, सी है अधः पतन, डी है आधः पतन। तो दोस्तों यहाँ पे अर्थ अगर आपको नहीं पता तो क्या पता ये शब्द भी आपने सुना है कि नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या हो सकता है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है, अधः पतन। यानी इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की बीमारी का नाम है। ठीक है, केंद्रीय दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी देखने की क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, तो उसको अधः पतन कहते हैं। तो अब से याद तो रहेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब इसमें अगर नहीं कर पाते हैं चयन, तो फिर ये सृष्टि त्याग दीजिए आप। ठीक है, आप संन्यास लीजिए चलिए, ए है सृष्टि,
और बी है सृष्टि, और सी है सृष्टि, और डी है सृष्टि। ठीक है, तो मेरे उच्चारण से ही आपको पता चल रहा होगा इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, यानी कि सृष्टि। सृष्टि का क्या अर्थ है? यही जो धरती है जिसपे जीवन है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? सृष्टि। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है। अब चारों शब्द पढ़िए। ए है कृप, बी है कृपा, सी है कृपा, और डी है कृपा। तो इसमें तो अगर गलती करते हैं तो सोच लीजिए आप किस दिशा में है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, कृपा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है, तो देखिए अब आपने जब आय सर्टिफिकेट बनवाया होगा, जाति सर्टिफिकेट बनवाया होगा, उसके बाद आपने क्या है निवास प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, तो वहाँ तहसीलदार का साइन होता है। ठीक है, तो ए है तहसीलदार, तहसीलदारी, बी है तहसीलदारी, और सी है तहसीलदारी। ठीक है, उसके बाद डी है तहीसलदारी। ठीक है, यही होता है कि आप एग्जाम में जल्दी जल्दी करके भाग जाते हैं, ठीक है, और गलती हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि तहसीलदारी। ठीक है, क्या होता है? तहसीलदारी। ठीक है, तो याद रखिएगा, और उच्चारण करूंगा थोड़ा सा आपका करेक्ट होता है ना, तो आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है। ए है अपकृति, कृति नहीं है, अपकृति है। बी है अपकीर्ति, और सी है अपकीर्ति, और अपकृति नहीं है, ये अपकीर्ति है। ठीक है, डी है अप अपकीर्ति। ठीक है, जहां पे देखिए अगर जल्दी से उच्चारण हो रहा है, यानी कि ई आ रहा है, तो वो छोटी ई हो जाती है, और थोड़ा लंबा खींचना है तो क्या हो जाता है? वो बड़ा ई हो जाता है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी पहचानिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है, ये करेक्ट है। क्या है? अपकीर्ति। ठीक है, अब अपकीर्ति का अर्थ आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। कीर्ति तो आप जानते ही हैं, कीर्ति मतलब क्या होता है? कीर्तिमान व्यक्ति, बड़ा ही जिसका क्या हो, सम्मान हो। ठीक है, जिसने कुछ झंडे गाड़े हों। आपने कौन से झंडे गाड़े हैं? ठीक है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है। ए है 6, बी है 6, सी है 6, डी है 6। ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 6। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है। तो ए है तरुण, बी है तरुण, देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया है, सी है तरुण, और डी है तरुण। ठीक है, तो आप इसमें करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये है और एक ये है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन ए और बी में कोई एक करेक्ट होगा, बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? तरुण। ठीक है, यानी कि जल्दी से ऊ का मात्रा उच्चारित करना, यानी कि छोटा ऊ है वो, तो तरुण। और तरुण शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या होगा? नवयुवक। जैसे आप लोगों को मैं तरुण बुला सकता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। शुद्ध वर्तनी इसमें भी चयन करना है। तो ए है कुमुदनी, बी है कुमुदुनी, सी है कुमुदिनी, डी है कुमुदिनी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें करेक्ट क्या होगा, एक बारी पहचानिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कुमुदिनी। ठीक है, तो डी जल्दी से पढ़ना है और नी थोड़ा सा रुक के, जैसे कुमुदिनी। ठीक है, बोलते हैं ना कुमुदिनी गदा किनका था, बताइए। कुमुदिनी गदा धारक कौन है? लॉर्ड विष्णु। ठीक है, और कृष्ण अवतार में उन्होंने एक बारी धारण किया था, जब क्या करना था? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। किसके सामने? बताइए। जो यज्ञ सैनी थी उनके पिता के सामने, यानी कि चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो यज्ञ सैनी थी द्रौपदी थी, उनके पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और कुमुदनी का अर्थ अगर पूछ ले दोस्तों, देखिए एक तो फूल होता है, ठीक है, एक तो पुष्प होता है, और एक क्या होता है दूसरा वाला, आप बताइएगा। ठीक है, और पुष्प क्या होता है कुमुदनी वाला? जैसे कमल आपका क्या होता है, अगर मान लीजिए ये कमल है। ठीक है, ऐसा सिर्फ मानना है, ये है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप थोड़ा अपना समय यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है? कमल है। ठीक है, तो कमल क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर दोस्तों जाके खिलता है, तो हम क्या बोल देते हैं उसको? कमल पुष्प बोल देते हैं। ठीक है,
ये थोड़ा सा क्या होता है, पानी से ऊपर उठ के खिलता है। लेकिन जो आपका क्या है, अगर हम बात करें कुमुदनी का, तो चलिए यहाँ पे जस्ट पत्तों के पास में ही एक पानी में कमल के ही समान खिलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कुमुदनी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है। ए है बर्तन, बी है बरतन, सी है बर्तन और डी है ब्ररतन। ठीक है, तो सुबह ही हमने ग्रुप में एक बढ़िया सा मोटिवेशनल कोट डाला था, अब तो याद आ रहा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बर्तन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी ही चयन करना है। ए है प्रतिष्ठा, बी है प्रतिष्ठा, सी है प्रतिष्ठा, डी है प्रतिष्ठा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है प्रतिष्ठा। ठीक है, क्या है, प्रतिष्ठा। तो याद रखिएगा, और आप याद रखेंगे क्योंकि मान प्रतिष्ठा आप करते हैं अपने अध्यापकों का, ऐसा मुझे मतलब कुछ सूचनाओं से पता चला है कि यहाँ पे आप लोग कुछ ज्यादा ही मान प्रतिष्ठा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए है मृत्युंजय, बी है मृत्युंजय और सी है मृत्युंजय, डी है मृत्युंजय। ठीक है, तो ये एक बारी मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग का सभी का आंसर चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक होता है ना कि एक वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसको हम क्या बोलते हैं, मृत्युंजय। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक मैं बोल दूं कि अलौकिक ज्ञान, अतिशयोक्ति आधारित ज्ञान। ठीक है, जिसको आपने कभी सुना भी नहीं होगा तो वो सुनिए। जैसे अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि प्रकाश से भी तेज क्या चलती है, तो दोस्तों वो क्या है बताइए। यहाँ पे देखिए मेरे दिमाग में ट्रिगर किया है, इसलिए मैं सोचा बता दूं। ये मृत्युंजय नहीं है, प्रकाश से तेज जो चलती है वो है धनंजय प्राण। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में ट्रिगर कर गया है धनंजय प्राण। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये एक क्या है, अंतरिक्ष में एक फोटान या ऊर्जा का एक कवच है जो प्रकाश से भी तेज चलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कहीं कोई प्रश्न बन जाए कि प्रकाश से भी तेज कौन चलता है, तो धनंजय प्राण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। ए है अस्पृश्यता, बी है अस्पृश्यता, सी है अस्पृश्यता, डी है अस्पृश्यता। तो दोस्तों अगर आप आर्टिकल नंबर 17 पढ़े होंगे, अनुच्छेद 17 पढ़े होंगे, तो आप इसको कर ले जाएंगे, अन्यथा आप अस्पृश्यता करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अस्पृश्यता। इसका मतलब क्या होता है, भेदभाव, छुआछूत। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। शुद्ध वर्तनी इसमें भी चयन करना है। तो ए है शताब्दी, बी है शताब्दी, सी है शताब्दी और डी है शताब्दी। ठीक है, तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो साफ साफ दिख रहा है शताब्दी। ठीक है, और शताब्दी क्या होता है दोस्तों, 100 वर्षों का। ठीक है, अगर हम गट्ठर लगाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक शताब्दी वर्ष बोल देते हैं। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इसमें भी वही करना है, शुद्ध वर्तनी पहचानना है, तो पहचानिए। ए है उद्योगीकरण, बी है औद्योगिकीकरण, बी और सी क्या है, औद्योगिकीकरण, और डी क्या है, औद्योगीकरण। ठीक है, तो इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। 18 छूट गया क्या कहीं, एक मिनट रुकना आप। 18 नंबर इसमें ऐड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, औद्योगिकरण। ठीक है, क्या है, औद्योगिक, औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण। ठीक है, इसमें देखिए द और यह छुपा हुआ है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, औद्योग। ठीक है, औद्योग, और उसके बाद गीकरण। ठीक है, तो याद रखिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। तो ए है परिणति और बी है परडति, सी है परिणति, डी है परिणीत। ठीक है, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा शुद्ध। अगर देखिए इसका अर्थ आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है किसी कार्य का अंत। ठीक है,
किसी कार्य का अंत होना, परिणति होना, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि शादी विवाह परिणत हो गया। देखिए शादी विवाह थोड़ा शुद्ध कार्य है ना तो उसके लिए परिणत शब्द प्रयोग होता है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा परिणता किसको कहते हैं और अपरिणित किसे कहते हैं, ठीक है। और ये विशेषकर क्वेश्चन हमारे क्लास की जो बच्चियां हैं वो बताएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए है स्थाई, बी है स्थाई, सी है स्थाई और डी है स्थाई, ठीक है। तो अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या है 21 का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार लिखते हैं अस्थाई भाव, है ना, अस्थायित्व, ये सब प्रयोग करते हैं आप, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अब। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। एक है ए जल्दी, ठीक है, बी है जल्दी, सी है जलदी डी है जल्दी, ठीक है। तो आपका आंसर तो मिल ही चुका होगा, है ना। अब ऐसे जल्दी जल्दी में आप लिखते हैं तो पता नहीं क्या ही लिख देते हैं। तो इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बताइए बी, जल्दी, ठीक है। कहता है ना कि ओ भाई थोड़ा जल्दी करना, ठीक है। तो जल्दी करना ऐसा तो नहीं बोलते ना, ओ भाई थोड़ा जल्दी करना, आ जाना, ठीक है। नहीं तो सोनू सर बहुत मार मारेंगे सुबह में चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। इसमें ए है प्राकथन, बी है प्रकथन, सी है प्राकथन, डी है प्रकाथन क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसका क्या अर्थ होता है प्राकथन का, बताइए। पहले कही गई बात, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई बात पहले ही आप लोगों से कह दी है, आज उसका चर्चा हो रहा है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, ये प्राकथित है, ठीक है। यानी कि पहले मैं यह बात कह चुका हूँ, ठीक है। तो प्राकथन शब्द का अर्थ क्या होगा, या तो फिर यहाँ पे एक वाक्य दे दिया जाए, जो बात पहले से ही कही जा चुकी हो उसके लिए एक शब्द, तो क्या हो जाएगा प्राकथन, ठीक है। या तो फिर जिस कथन का प्रयोग पहले ही किया जा चुका हो उसे क्या कहेंगे, प्राकथन, ठीक है। तो आप ऐसे याद करते हैं ना, तो होलिस्टिक अप्रोच में यानी कि एक तीर से 10 निशाने लगाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। तो ए है क्षेत्र, बी है क्षेत्र, सी है क्षेत्र, डी है स्वेत्र। तो बताइए क्या है सही। कई बार आप लोगों ने लिखा होगा क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल, तो जल्दी से बताइए छत्री वाला क्षय होगा कि आपके छलनी वाला क्षय होगा, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसमें आपके छतरी वाला छ होगा, ठीक है। और ये छतरी वाला छ नहीं होगा, तो ये भी आप क्लियर करके चलिएगा। एग्जाम टाइम में देखो यहाँ पे तो आप कुछ भी लिखो कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे जब आप कंपटीशन में बैठे होते हो तो वहाँ पे आप डाउट हो जाता है, ठीक है। अगर एक बारी ध्यान से नहीं देखे हो तो संदेह हो जाता है, चाहे वो मैं हूँ, आप रहो, कोई भी हो। अगर उसने एक बारी नहीं देखा है और एग्जाम में पता है अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छे अंक लाने हैं, अच्छे अंक लाने हैं तो अच्छा क्वेश्चन करना है, तो उसका प्रेशर ना, अगर आप क्लियर नहीं हो किसी शब्द पे तो वो डगमगाती है स्थिति, तो समय भी जाता है, क्वेश्चन भी जाता है। तो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, अब इसमें क्या है, ए रासायनिक, बी है रासायनिक और सी है क्या रासायनिक और डी क्या है रासायनिक। तो आप केमिस्ट्री पढ़े हो, रासायनिक विज्ञान लिखे हो, रासायनिक शास्त्र लिखे हो, तो कभी कंफ्यूजन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। लेकिन एग्जाम में ना हो इसलिए ये दोबारा से आप इसको करेक्ट करके जाइएगा। तो हम बोलते हैं रासायनिक, ठीक है, रासायनिक, ना कि रासायनिक, ठीक है। वैसे बहुत लोग गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है। बहुत लोग तो प्रोनाउंसिएशन को भी गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, बहुत लोग कहेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन खराब है लेकिन इंग्लिश का भी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, जो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता वो प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए है प्रतिवादी, बी है प्रतिवादी, सी है प्रतिवादी, डी है प्रतिवादी, ठीक है। तो इसमें बताइए आपको क्या लग रहा है क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ठीक है, प्रतिवादी, ठीक है, प्रतिवादी। यानी कि इसका अर्थ क्या होगा बताइए। जैसे मान लो आपके ऊपर खूब सारा दोषारोपण हो चुका है, ठीक है। यानी कि आपको बहुत लोग मिलके कह रहे हैं तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, ठीक है। तो उस समय जब आप उत्तर दे रहे होते हो कि आप सही हो, ठीक है, तो उस समय की जो आपकी स्थिति होती है उसको बोलते हैं प्रतिवादी, ठीक है। क्लियर हुआ।
वाद विवाद होता है तो उसमें क्या होता है, कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, उसके ऊपर दोषारोपण होता है, ठीक है। उसके बाद जज साहब कहते हैं कि क्या आप इस जो दोषारोपण आपके ऊपर हो रहा है कुछ कहना चाहेंगे, तो वो जो वहाँ पे बैठे होते हैं कटघरे महाशय, तो वो जब जवाब देते हैं तो उनको प्रतिवादी के रूप में याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका भी अर्थ आपको याद रहना चाहिए कि दूसरे द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो प्रतिवादी कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। तो ए है उत्सव, बी है उत्सव, सी है उत्सव, डी है उत्सव। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों, हिंदी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पढ़ो तो मजा आता है, ना पढ़ो तो बोरिंग है ना। तो मेरे साथ इंटरटेन करके पढ़िए ना, कितना मजा आता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। आपने बहुत सारे उत्सव अभी हाल फिलहाल में मनाए हैं, ठीक है, और मनाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ और ज्येष्ठ, ठीक है। तो देखिए अगर देसी भाषा में हम बात करें, ठीक है, गांव में अगर चले जाएं आप तो कहीं पे भी तो ज्येष्ठ नहीं बोलते हैं, वहां पे बिगाड़ के बोलते हैं कि जेठ जी जा रहे हैं, है ना, ऐसा होता है ना कि देसी भाषा में जेठ बोलते हैं, लेकिन उसका राइट आंसर क्या है, ज्येष्ठ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और ज्येष्ठ का अर्थ होता है कि आपसे बड़े, ठीक है। ज्येष्ठ का क्या अर्थ होता है, आपसे बड़े हों। तो याद रखिएगा और क्लियर करके चलिए मेरे साथ। यहाँ पे देखिए ए है अंतर्ध्यान, ठीक है, अंतर्ध्यान नहीं है, ये लिखा हुआ है अंतर्ध्यान, ठीक है। बी है अंतर्धान, सी है अंतर्ध्यान और डी है अंतर्ध्यान। तो दोस्तों इसमें ना राइट देखिए लिखा तो सही लिखा हुआ है, लेकिन अंतर्ध्यान ऐसे नहीं लिखा जाता है दोस्तों। अंतर्ध्यान यहाँ पे मैंने करेक्ट किया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली उठा लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में त्रुटि है और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अंतर्ध्यान होता है, ठीक है, यानी कि गायब हो जाना, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था कि इक्वल टू MC स्क्वायर जो पॉस्टुलेशन है, यानी कि जो आपके आइंस्टीन महाशय हैं, ठीक है, इन्होंने जब ये सिद्धांत दिया था तो जो हिंदू धर्म में जो ग्रंथें हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि जो देवी देवता थे अंतर्ध्यान हो जाते थे। तो ये जो फार्मूला है ये भी यही बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान है, अगर वो प्रकाश के वेलोसिटी के स्क्वायर स्पीड से मूव करता है तो वो ऊर्जा में तब्दील हो जाता है और वो दिखाई नहीं देता है और वो अंतर्ध्यान हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आइंस्टीन ने ये फार्मूला दिया था और ये बिल्कुल सत्य फार्मूला है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप स्पष्टीकरण करना चाहें तो अपने घर का जो फैन है ना उसको खूब स्पीड में नचाएं। फैन तो होता है लेकिन आर पार दिखाई देता है, आपको नहीं महसूस होगा या फिर नहीं दिखाई देगा कि हवा तो महसूस होगी लेकिन फैन की पत्तियां नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। उम्मीद है कि इसको भी आप रिलेट कर पाएंगे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पे देखिए, अब अधर्म का तो कौन नहीं बताएगा, है ना। जो अधर्मी होगा उसी को अधर्म का शब्द का सही नहीं पता होगा, ठीक है, वर्तनी। तो देखिए ए है अधम्र, बी है अर्धम, सी है अधर्म, डी है अर्धीम। तो क्लियर है ना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। अनुक्रिम, बी है अनुक्रम, सी है अनुकर्म, डी है अनुकर्म। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुक्रम, ठीक है, यानी क्रम से लगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी छाटनी है दोस्तों। तो ए है ऋषि, बी है ऋषि, सी है ऋषि, ठीक है, डी है ऋषि, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो तो आपको पता ही है, बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, है ना। अब एग्जाम में जाके आप गलती करेंगे तो छम थोड़ी ना होगा। तो इसको भी एक बारी देख लीजिएगा कि छोटी लगी रहती है पिटखरुआ स के साथ, ऋषि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए है दीर्घायु, बी है दीर्घायु, सी है दीर्घायु, डी है दीघयु। तो देखिए अगर आपको दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको दीर्घायु का वो मिलता है आशीर्वाद तो आप किसके साथ जाएंगे बताइए। तो आप बी के साथ जाएंगे।
ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप दीर्घायु के साथ जाना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना। चलें क्वेश्चन नंबर 34 देखें। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, जो श्रृंगार करते हो ना आप लोग विशेषकर कन्याएं, है ना, करनी चाहिए। और हमारे जो बंधु हैं वो तो नहीं करते, बहुत कम करते हैं तो ए है श्रृंगार, बी है श्रृंगार, सी है सिंगार, डी है शिगार। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा आपको पता ही है ना, बचपन से करते आ रहे हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी ही देखना है। ए है अध्यता, बी है अधीयता, सी है अध्यात, डी है अधेयता, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप सोच रहे हो अध्यता का क्या अर्थ होगा, क्योंकि आप तो प्रयोग करते नहीं हो, है ना। किया करो ऐसा प्रयोग। जैसे मान लो अपने क्लास में कोई बच्चा खूब बढ़िया से पढ़ता है और खूब ध्यान से पढ़ता है, ठीक है, अपने पाठों का अध्ययन करता है, उसको रिवाइज करता है, तो उसको अध्यता की उपाधि दी जाएगी, यानी कि अध्ययन करने वाला, ठीक है। तो जैसे मेरे क्लास में कुछ बच्चे पीछे कुछ ज़्यादा ही अध्ययन कर रहे थे आज क्लास में मोबाइल लेके, और बहुत लोग तो करते रहते हैं, लेकिन ठीक है कुछ नहीं कह सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए है कवित्री, बी है कवयित्री, सी है कवयित्री, डी है कवियित्री, ठीक है। ये एग्जामों में भर भर के पूछा जाता है ये वाला शब्द, ठीक है। तो इसको तो आप करेक्ट करके ही आना। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। कवयित्री जो है ये सही है, ठीक है। कवि का जो क्या होता है फीमेल वर्जन, वो कवयित्री होती है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो कविता बोलती हैं, तो उनको कवयित्री बोलते हैं। कल को पता चले आप कवयित्री करके आए हो तो याद रखना कवयित्री होती हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 37 देखें एक बारी। इसमें आपको बताना है नक्षत्र का सही वर्तनी शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो ए है नक्षत्र, तो हमने तो कभी ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं, है ना। बी है नक्षत्र, ये तो आपको ठीक लग रहा होगा कुछ कुछ। उसके बाद सी है नक्षत्र, डी है नक्षत्र ये देखिए ये गाँव में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रूरल एरिया में। तुहार नक्षत्र भाई ठीक नहीं लगता हमके, है ना, या तो फिर यार उनका नक्षत्र ठीक ना बा, ठीक है, ऐसा प्रयोग होता है। लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नक्षत्र, ठीक है। जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, अब नक्षत्र यहाँ पे जान लीजिए होता क्या है। जैसे नक्षत्र का जो इंग्लिश होता है उसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ठीक है। और नक्षत्र जैसे मान लीजिए कई तारे मिलके एक पैटर्न बना दें, एक काल्पनिक पैटर्न बना दें, ठीक है, पैटर्न मतलब एक संरचना, ठीक है। कई तारे मिलके एक विशेष संरचना बना दें, उसे हम काल्पनिक रूप से एक शेप दे देते हैं और उसे हम नक्षत्र कह देते हैं। और उन्हीं नक्षत्रों के आधार पे दोस्तों लोगों की क्या तय होती है, बताइए। लोगों की जैसे राशि तय होता है ना, मीन राशि या सिंह राशि, मेष राशि, तो ये सब इन्हीं नक्षत्रों के आधार पे तय होता है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 38 देखें। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है ना। तो ए है शारीरिक, बी है शारीरिक, सी है शारीरिक, डी है शारीरिक तो इसमें आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा ना। शारीरिक शिक्षा का अध्ययन आप बचपन से कर रहे हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, ठीक है, शारीरिक। तो याद रखिएगा शारीरिक, ठीक है। वैसे हम एग्जैक्टली जब पढ़ा रहे होते हैं या आप पढ़ रहे होते हैं तो उस समय उतना हम शुद्ध वर्तनी पे ध्यान देते नहीं, लेकिन परीक्षा के समय में वही हमें दिक्कत करता है, ठीक है। तो आगे से ध्यान देना आप लोग, और टीचर भी ध्यान देंगे, विशेषकर मैं भी ध्यान दूंगा चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। देखिए हम लोग बोलचाल में तो हिंदी प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत गलत हिंदी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, सबकी बात है, सबसे मिस्टेक होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप एग्जाम में ठीक कर लेना, बाकी तो हम बाद में जीवन भर शुद्ध करते रहेंगे अपनी वर्तनी, ठीक है। उसके बाद ए है अधिशासी, बी है अधिशासी, सी है अधिशासी, डी है अधिशासी, ठीक है, अधिशासी। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा अधिशासी का। देखिए अधिशासन आपने लिखा होगा तो अधिशासी आप कर लेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो बहुत दिक्कत है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अधिशासी, ठीक है। तो अधिशासन से बनता है क्या दोस्तों
अधिशासी, ठीक है। तो शासन प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अधिशासी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो क्या होता है, प्रशासक होता है, उसको अधिशासी भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा क्या? अधिशासी, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 40 देखें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए है ज्योत्सना, बी है ज्योत्सना, सी है ज्योतिषना, डी है ज्योत्सना, ठीक है। तो 40 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योत्सना। आप सोच रहे होंगे ज्योत्सना का अर्थ क्या हो रहा होगा, कभी प्रयोग तो किया नहीं है ना, ज्योत्सना कभी लिखा नहीं है, और अगर किसी ने लिखा है तो वो इस ग्रह का प्राणी तो नहीं मानूंगा मैं, है ना। तो ज्योत्सना शब्द प्रयोग में आता नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका अर्थ आप याद रखिएगा, जो चंद्रमा से प्रकाश मिलती है ना, चंद्रमा का प्रकाश, उसको ज्योत्सना कहते हैं, ठीक है। तो अगली बार जब आप जन्म लेना धरती पे, तो अपना नाम ज्योत्सना रखवाना, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 41 देखें। आपको सन्यासी का शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ए है सन्यासी, सन्यासी नहीं है दोस्तों, वो सन्यासी है, ठीक है। अंक 100 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा कभी पढ़ा तो होगा नहीं। बी है सन्यासी, बी है सन्यासी, और डी है सन्यासी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी साफ साफ झलक रहा है, लेकिन एग्जाम में यही डाउट कर देगा। तो आप सन्यासी याद करके जाना, ठीक है, क्या पता एग्जाम में टपक पड़े, तो इसको करेक्ट करके आना, ठीक है। तो बताइए, आगे बढ़ें। चलिए, इसमें ना एक हमें डाउट है, हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा, क्योंकि जो मेरे पास प्रश्नावली है, ठीक है, और ये पूछा हुआ प्रश्न है, उसमें बी एक्सेप्ट किया है, लेकिन हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा जांच परख के ना कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो चलिए, आप जवाब देंगे मुझे उम्मीद है, और मैं हूँ यहाँ पे, मैं चेक कर रहा हूँ कौन कौन जवाब दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा संदेह है कि ए सही होना चाहिए, और जो मेरे पास उत्तर पुस्तिका है, ठीक है, उसमें बी दे रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से ए होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख के बताइएगा, सन्यासी होता है जहाँ तक होता है, सन्यासी तो होता नहीं है। चलिए, आप चेक करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। पहले आपको बताना है, जैसे मैंने कई बार अपने क्लास में बताया है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। तो व्यवहारिक का सही जो उच्चारण है वो क्या होगा? व्यवहारिक होगा या फिर व्यवहारिक होगा, क्या होगा बताइए, इसमें ऑप्शन सही चूज कीजिए। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, व्यावहारिक, ठीक है। क्या होगा? व्यावहारिक, ठीक है। तो वैसे उच्चारण में हम क्या बोल देते हैं? व्यवहारिक लेकिन ये क्या होता है? व्यावहारिक, ठीक है, व्यावहारिक, कि वह व्यक्ति बड़ा व्यवहारिक है, जैसे अपने अटल वाडवाणी बहुत व्यवहारिक व्यक्ति थे विश्व स्तर पे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या है? अतिशयोक्ति का आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, ठीक है, कि उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, ठीक है, यानी कि अतिशयोक्ति का अर्थ भी पता होना चाहिए। तो अतिशयोक्ति का अर्थ मैं पहले बता देता हूँ, जो बढ़ा चढ़ा के कही जाए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे जो पिताजी हैं ना, वो एक बारी क्या है कि पर्वत गिर रहा था मेरे गांव की तरफ, ठीक है, और मेरे पिताजी हाथ से उसको रोक लिए थे और गांव बच गया था। तो ये क्या हो गया? अतिशयोक्ति, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, तो उससे भी आपका ये डाउट अब नहीं बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे फोकस कीजिएगा, वैसे ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं कि अपने कोचिंग में क्या बोल दूं कि मुझे बहुत अच्छा डांस आता है, ठीक है, और मुझे भारत रत्न मिलने वाला है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से अतिशयोक्ति है ना, आता तो कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 43 देख लें, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अब तो आपको पता चल गया होगा, कब से बोल रहा हूँ, अतिशयोक्ति, ठीक है। क्या होता है? अतिशयोक्ति, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। अब इसमें आपको जो स्वाति शब्द होता है उसका सही उच्चारण बताना। अब देखिए, मैंने खुद ही बोल दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चातक शुआती की बूंद का प्यास होता है, ठीक है, चातक शुआती की बूंद का प्यास होता है। अब इसमें शुआती शब्द सही लिखा है, गलत लिखा है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, ये बतानी है आपको, ठीक है। तो दोस्तों, राइट आंसर बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 44 का। उम्मीद है पहुंच गए होंगे। स्वाति, ठीक है, क्या होता है? स्वाति। तो याद रखिएगा, इसका सही उच्चारण क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखें। उम्मीद है कि अभी तक आप ना थके नहीं होंगे। अगर आप थके हैं तो मैं मान लूंगा कि आप थके हुए इंसान हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। अगर मैं थक जाऊं तो मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं भी अभी तो हूँ। कितना टाइम हुआ भाई? अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ ठीक से, बस केवल 34 मिनट हुए हैं। है ना। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए।
ए है अनन्य क्या है अन्यन्याश्रित, बी है अन्योन बी क्या है अन्योन्याश्रित, ठीक है। सी क्या है अन्यन्याश्रित और डी क्या है अन्यन्याश्रित क्या क्या शब्द है भाई। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अन्योन्याश्रित, ठीक है। और इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है कि एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले, ठीक है। तो अगर ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि एक दूसरे पे आश्रित होने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अन्योन्याश्रित, ठीक है। अपने क्लास में कोई है क्या एक दूसरे पे डिपेंड, कमेंट सेक्शन में बताइए तो। जिसके बिना उसका मन न लगता हो, उसके बिना उसका मन न लगता हो, ठीक है। और उसकी खर्ची वो चलाता हो और उसका खर्चा वो चलाता हो, ऐसा कोई है क्या, एक बारी बताइए तो कमेंट सेक्शन में। चलिए अब इसमें देख लीजिए, अब यहाँ पे मैं ना इन्वायरमेंट का एक टॉपिक ऐड करके आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा आप याद रखेंगे इस शब्द को, ठीक है। देखिए जो प्रवाल भित्ति होता है, जो प्रवाल भित्ति यानी कि प्रवालों की जो दीवार बनती है, ठीक है। तो वो प्रवाल नाम का एक समुद्र में जीव होता है, ठीक है। प्रवाल नाम का, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरल, ठीक है। और वो जो कोरल होता है ना, वो उसके अंदर एक जीव और होता है, ठीक है। जैसे मान लो प्रवाल होता है और उसके ऊपर एक कवच बन जाती है कैल्शियम की, किसकी, कैल्शियम का एक घर बन जाता है, ऐसा सोचो, ठीक है। और उस जीव के ऊपर यानी कि उसके मतलब सर पे मान लो या पीठ पे मान लो, ठीक है। तो वहां पे गैप क्रिएट हो जाता है और उसी में एक अन्य जीव निवास करता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, जूजूथ है इसका भी अजीब ही नाम है, सुनना ध्यान से, जूजेंथैलिया, क्या बोलते हैं दोस्तों, जूजेंथैलिया। उस जीव का नाम है जूजेंथैलिया, जो प्रवाल के ऊपर जो कवच होता है उसमें रहता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो जूजेंथैलिया है वो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, ठीक है। और उस भोजन को ग्रहण करता है कौन, जूजेंथैलिया भी करता है और प्रवाल भी करता है, ठीक है। अब देखो, अब प्रवाल क्या करता है, प्रवाल उसको रहने के लिए घर दे देता है, किसको, जूजेंथैलिया को। तो वो क्या हो गए, एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित, ठीक है। अब भूलोगे तो फिर मार खाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। यहाँ पे आपसे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है, क्या है, विशिष्ट। तो इसमें आपको सही वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का मतलब किसमें मतलब पकड़ है, तो आप रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य याद रखिएगा, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे विशिष्ट का सही शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ए है वैशिष्ट्य, बी है वैशिष्ट्य और सी है वैशिष्ट उसके बाद डी है क्या है, वैशिष्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताइए, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशिष्ट, ठीक है। तो आपको सिर्फ राइट आंसर से मतलब है, इसको रटिएगा, वैशिष्ट, ठीक है। और वैशिष्ट का अर्थ होता है क्या, बताइए, वैसे ही झलक रहा है, विशिष्टता बताए, ठीक है। क्या बताए, गुणवत्ता बताए, विशिष्टता बताए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वैशिष्ट, ठीक है। तो आप बताइए एक क्वेश्चन, वैशिष्ट है ये क्या है, विशेषण है या विशेष्य है, ठीक है। अगर नहीं बताया तो मार खाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 47 देखो, सेनापति, ठीक है, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सहस्त्र। अब इसका क्या करना है, सही और शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ए है सहस्त्र, बी है सहस्त्र, सी है सहस्त्र, डी है सहास्त्र, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका शुद्ध वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सहस्त्र होता है, ठीक है। तो सहस्त्र का मतलब आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि आपने महाभारत देखा हो तो वहाँ पे कृष्ण जी ने अपनी 3 अश्वोणी सेना कौरवों को दे देते हैं और अपने स्वयं पांडवों के साथ चले जाते हैं, ठीक है। अब अश्वोणी का भी बताइएगा और सहस्त्र का भी बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, ठीक है। अब आपको रचयिता शब्द का शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ए है रचयिता, बी है रचयिता, सी है राचयिता, डी है रचयिता,
ठीक है। तो अब इसका नहीं बता पाते हो आप तो दिक्कत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रचयिता, ठीक है। क्या है? ईश्वर क्या है? रचयिता है, ठीक है। रचयिता नहीं है वैसे हम लोग अपने बोलचाल में रचयिता करते हैं, ठीक है। तो रचयिता है, ठीक है, रचयिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो आपको उपर्युक्त का शुद्ध वर्तनी बतानी है, ठीक है। तो उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं में उपर्युक्त का जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या होगा, एक बारी पढ़ के बताइए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो आ रहा है, कुछ लोगों का आ रहा है लेकिन कुछ लोग महागलत जवाब दे रहे हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त, ठीक है। कहते हैं उपर्युक्त कथनों में से एक कथन का चयन कीजिए जो सही है, ठीक है। तो उपर्युक्त होता है, न कि उपर्युक्त, न तो उपरोक्त। उपरोक्त हम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग वर्तनी में होता है। उपर्युक्त का मतलब ऊपर दो जो युक्तियां दी गई हों, ठीक है, या फिर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, उपर्युक्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपराह्न लिखा हुआ है, अपराह्न, ठीक है। अब अपराह्न आप लोगों ने जब घड़ी देखा होगा, ठीक है, तो पीएम आपके घड़ी में आता होगा। एक होता होगा पूर्वाह्न, एक होता है अपराह्न, ठीक है। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एएम और पीएम, ठीक है। तो आप एएम का हमें फुल फॉर्म जल्दी से बताइए। पीएम का होता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, अब आप बताइए एएम का फुल फॉर्म, ठीक है। इसमें देखिए अगर अपराह्न का सही मतलब अगर बात करें शुद्ध वर्तनी, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, अपराह्न, ठीक है, अपराह्न। आप देखना उसमें, तो अगर आप क्या करें अपने मोबाइल को हिंदी मोड में कर लें और समय पूछें, ठीक है, तो वो आपको अपराह्न बोल के सुनाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, ये अगर आप याद कर पाते हैं, रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमुखापेक्षी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, परमुखापेक्षी, ठीक है। अब परमुखापेक्षी का आप होमवर्क कीजिए, ठीक है। आप देखिए तब से मैं अर्थ बता रहा हूँ, इसका अर्थ आप मुझे बताइए तुरंत, ठीक है। पर मुखापेक्षी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे आपको उत्प्रेक्षा का शुद्ध वर्तनी बतानी है कि क्या लिखते हैं, ठीक है। तो ए है उत्प्रेक्षा, बी है उत्प्रेक्षा, सी है उत्प्रेक्षा, डी है उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा, ठीक है। और उत्प्रेक्षा शब्द का अगर अर्थ पूछ ले तो अनुमान होता है, संभावना होता है, ठीक है। और ये अलंकार भी आपने देख लिया उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देख ली। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। अब देखिए दौर्बल्य कितना गंदा लिखा हुआ है। तो ए है दौर्बल्य, बी है दौर्बल्य, सी है दौर्बल्य, डी है दौर्बल्य, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो जितना दिया हुआ है उसके हिसाब से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और इसका अगर ऐसे भी लिखा रहता क्या, दुर्बल्य, ठीक है, तो इसको हम कहीं ना कहीं देख सकते थे, लेकिन इसका सही वर्तनी क्या है, दौर्बल्य, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। तानसेन महान संगीतज्ञ थे, क्या थे, संगीतज्ञ। अब इसमें आपको ऑप्शन में से राइट आंसर बताना। ए है संगीतज्ञ, बी है संगीतज्ञ, सी है संगीतज्ञ, डी है संगीतय, ठीक है। नंबर बी राइट होगा, ठीक है, यानी संगीतज्ञ, ठीक है। ये नहीं है ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग तो ए भी जवाब देंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, संगीतज्ञ। तो कौन है संगीतज्ञ अपने वहाँ, हमारे डायरेक्टर सर सचिन भाई, है ना। सचिन सर क्या है, संगीत भाई। उनको इतना भी नहीं तानसेन नहीं है, लेकिन उनको अच्छा खासा आता है, आप लोगों ने उस दिन सुना ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, वजीफा, न कि वजीफा, ठीक है। तो इसमें देखिए ए है वजीफा, बी है वजीफा, सी है वजीफा, डी है वजीफा
तो मिला होगा आपको बचपन में वजीफा, है ना, जिसको आज हम स्कॉलरशिप बोलते हैं, ठीक है, और सहायक शुल्क भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वजीफा होता है, ठीक है। क्या होता है, ये नुत लगा हुआ है, इसको फा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे खरा खर की आवाज लाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, फारक हो गया ये मैटर। तो वजीफा, ठीक है। तो याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर इतना जल्दी 59 कैसे यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्वेश्चन तो हमने सेट किए थे, 56 57 58 आया ही नहीं इसमें। चलिए 59 ही देखिए। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है, ठीक है। क्या है, प्रतिकूल। तो यहाँ पे इतना कूल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, प्रतिकूल है, लेकिन आपको बताना है अनुसंधान का शुद्ध वर्तनी, ठीक है। तो ए है अनुसंधान, बी है अनुसंधान, सी है अनुसंधान, डी है अनुसंधान, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अनुसंधान, ठीक है। अनुसंधान, अनुसंधान कौन करते हैं, अर्जुन जब तीर को अपने धनुष पे सजा के अनुसंधान करते हैं, या तो कर्ण अनुसंधान करते हैं, तो तीरों की वर्षा हो जाती है ना, हो जाती है, देखना कभी। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे, ठीक है। अधिवेशन है, वैसे सोनू सर ने आप लोग को बहुत सारे अधिवेशन पढ़ा रखे हैं, जिन्होंने उनसे पढ़ा है, ठीक है। तो बताइए, ए है अधिवेशन, बी है अधिवेशन, सी है अधिवेशन, डी है अधिवेशन। शन। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अधिवेशन होता है, ठीक है। अब आप हमें बताएंगे 1905 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, ये कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में, लेकिन उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है, में नहीं है, ने होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो मंत्रिमंडल का आपको सही शुद्ध वर्तनी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल लिखा हुआ है, तो इसका सही क्या होगा, ए है मंत्रिमंडल, बी है मंत्रिमंडल, सी है मंत्रिमंडल, डी है मंत्रिमंडल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि क्या है, मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल। यहाँ पे आधा नौ लगा के गलती कर दिया है, ठीक है, मोय मोय हो गया है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, ठीक है। अब इसका अनभिज्ञ का बताइए सही शुद्ध वर्तनी क्या होगा, ए है अनभिज्ञ, बी है अनभिज्ञ, सी है अनभिज्ञ, डी है अनभिज्ञ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनभिज्ञ, ठीक है, यानी कि उसको क्या है, उस तथ्यों का ज्ञान नहीं है, ठीक है, नहीं जानता है वो, ठीक है, उसको मत मारो। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 63 है, वेट, हाँ 63 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। स्वातंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ठीक है, आहुति दी। तो इसमें आपको स्वतंत्र का सही शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ए है स्वतंत्रय, बी है स्वातंत्र्य, सी है स्वातंत्र, डी है स्वतंत्रय, स्वतंत्र। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं पहले भी करा चुका हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने मजे मजे में 63 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 7 क्वेश्चन बचे हैं, है ना। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने शेयर तो नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, ठीक है। तो बताइए, से ही यहाँ पे छुटा हुआ है, ठीक है। और भारतीय समाज का जो पुनरुत्थान है, ठीक है, क्या है, पुनरुत्थान, यहाँ पे देखिए पुनरुत्थान लिखा हुआ है, ठीक है। तो पुनरुत्थान का सही उच्चारण क्या होगा बताइए, ए है पुनरुत्थान, ठीक है, बी है पुनरुत्थान, सी है पुनरुत्थान, डी है पुनरुत्थान। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है मेरे दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर बी, पुनरुत्थान, ठीक है। क्या है, पुनरुत्थान, यानी कि जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, पुनरुत्थान। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। उनके स्नेह की
अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। ठीक है, अब अंतरस्थलीय सरिता की बात हो रही है। अब आप अंतरस्थलीय का अर्थ हमें बताइए। तो ए है अंतस्थलीय, बी है अंतस्थलीय, ठीक है, अंतस्थलीय, बी है अंतस्थलाय। बड़ा अजीब अजीब है यार, इतना गलत सलत कैसे कोई, मतलब क्या है ये 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। ठीक है, अंतस्थलीय है। ठीक है, अब अंतस्थलीय कौन पढ़ेगा भाई, ऐसा कोई शब्द होता है क्या, बिगाड़ के रख दिया है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए पे ध्यान दें, बाकी क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। 66 देखिए, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। ठीक है, क्या हो गया उत्ग्रीव। ठीक है, उत्ग्रीव शब्द का अर्थ बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, मैंने बहुत बता दिए हैं आपको, कुछ काम कीजिए आप। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में कोऑपरेटिव लर्निंग को कोऑपरेट करें, यानी कि मैं पढ़ाऊं आप सिर्फ सुनते जाएं, गलत बात है। आप कुछ रिसर्च करें, कमेंट करें, जवाब दें। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आपकी भी पार्टिसिपेशन हो। तो क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, ए है उद्ग्रीव, बी है उद्ग्रीव, सी है उन्दिग उन्दिउर। क्या है उन्दिउर। यहाँ पे ग है कि र है क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये र है तो इसको क्या बोलेंगे उद्रीव, क्या बोलेंगे उद्रीव। ठीक है, और अगर डी देखें तो क्या है उद्ग्रीव। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी है उद्ग्रीव। ठीक है, और उद्ग्रीव शब्द का आपको अर्थ बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। ठीक है, अब युधिष्ठिर आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इसमें कैसे ही गलती कर सकते हैं, नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है भाई। ये है युधिष्ठिर, बी है युधिष्ठिर, सी है युधिष्ठिर, सीठर, युधिष्ठिर, युधि और डी क्या है युधिष्ठिर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी झलक रहा है, अब इसमें क्या ही बताना है ना, तो युधिष्ठिर होगा इसका सही जवाब। अब 3 प्रश्न और बचे हैं, उन्हें देख लीजिए। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में क्या मच गया, उच्च श्रृंखला आती है, क्या आती है उच्च श्रृंखला। ठीक है, तो ए है उच्छृंखलता, बी है उच्च श्रृंखलता, सी है उच्च श्रृंखला, डी है उच्च श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है इसमें यार, ठीक है ए के साथ तो हम जाते हैं। ठीक है, लेकिन उच्छृंखलता हमने कभी देखा नहीं है। ठीक है, आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, वैसे मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। ठीक है, इसको एक बार जांचना पड़ेगा कि देखिए ये आयोग एक्सेप्टेड आंसर है। ठीक है, ये आयोग में जो पेपर प्रश्न बने गए हैं, बनाए गए हैं, ठीक है, बने हुए हैं प्रश्न। तो अब देखिए हिंदी बोलते बोलते हिंदी की जो वर्तनी है मेरी ठीक होनी चाहिए, है ना। तो उच्छृंखलता, ठीक है, लिखा हुआ है, अब आप बताएंगे इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अब 69 भी देख लीजिए, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयमेव सन्नद्धा हो जाना चाहिए। क्या है सनंध, क्या है सनंध। ठीक है, अब बताओ जो हम पढ़ते ही नहीं है, जो बोलते ही नहीं है, उसका हम क्या ही करेंगे, है ना। तो ए है सन्नद्ध, बी है अन्नद्ध, सी है सन्नद्ध, डी है सनद्ध। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सन्नद्ध। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर, इसका चेक कीजिए क्या है। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक लिखा हुआ है, अब इसका अगर आप करेक्ट नहीं कर पाते हैं तो व्यर्थ है जीवन, है ना। ए है आयुर्वेदिक, बी है आयुर्वेदिक, सी है आयुर्वेदिक, डी है आयुर्वेदिक। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आयुर्वेदिक। अब ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपने कितना एंजॉय किया आप बताइएगा, और जो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो बताइएगा, बाकी हम करते रहेंगे डेली। ठीक है, तो आज जो शुद्ध वर्तनी वाला सेशन है कंप्लीट हुआ है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे आप। ठीक है, तो स्पीड बढ़ा के कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ये सारे के सारे जो शब्द है ना दोस्तों पूछे हुए हैं, एग्जामों में पूछे गए हैं, इसीलिए ये जोड़े गए। तो चलिए अब अपना ख्याल रखिए, और मैं भी चलता हूँ अपना ख्याल रखने। बाय बाय, टेक केयर। और देखिए बाकी जिम्मेदारी तो आप जानते ही हो, है ना, बार बार क्या ही बताएं। बाय बाय।